झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के मंत्रियों से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। इधर सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता सार्वजनिक मंच पर और कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों के बीच में होगी। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम छात्रों की गूंज पर ऐन वक्त पर ब्रेक लग गया है। 8 अगस्त को शहर के मशहूर केपी ग्राउंड में होने वाला ये कार्यक्रम अब नहीं होगा। केपी ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम की बुकिंग रद्द कर दी है। इधर ट्रस्ट ने राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द किया, उधर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए छात्रों से उनका संवाद रोकने की कोशिश की जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश में कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने साफ कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ लड़ेंगे। इस ऐलान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है, यानी पंजाब की राजनीति में अब मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महबूबा मुफ्ती को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से जुड़ा तिरंगा विवाद जोर पकड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विदा हुए 7 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस अनुच्छेद की बहाली के लिए प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता छोड़ने के लगभग 2 साल बाद पहली बार वर्चुअल माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। करीब 25 मिनट के संबोधन में उनका कैमरा बंद रहा और उन्होंने केवल ऑडियो के जरिए अपनी बात रखी। अपने भाषण में हसीना ने साफ कहा कि चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए या जान से मारने की कोशिश की जाए, वह किसी भी हाल में बांग्लादेश वापस लौटेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने 5 ऐसे छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि इन 5 छात्रों को प्रदर्शन के दौरान निशाना बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी उन्हें सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। मौर्य के बयान पर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि समस्या मदरसों में नहीं बल्कि ऐसी सोच रखने वालों में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले अगले साल हो, लेकिन वोटों की बिसात अभी से बिछने लगी है। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले की नई व्याख्या दी। अखिलेश ने पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले की नई परिभाषा कर दी। जो अखिलेश कल तक पीडीए में पी को पिछड़ा बताते नहीं थकते थे, आज उन्होंने ही पिछड़े को नजरअंदाज करते हुए पिछड़े की जगह पंडित को दे दी और कहा पीडीए में पी पंडित शॉर्ट फॉर्म है। तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए साफ किया कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ नई योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि वर्ष 2036 तक तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, शिक्षा, खेल, आवास और पर्यावरण से लेकर हज सब्सिडी तक कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में महिलाओं के लिए चल रही सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना के लिए 812 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सावन के पवित्र महीने में भोले के भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है।
कोई 11 फीट की कांवड़ लेकर निकला है तो किसी ने पूरी कांवड़ को मंदिर का स्वरूप दे दिया है। कहीं डीजे वाली कांवड़ है तो कहीं तिरंगे, झांकियों और अनोखी कलाकृतियों से सजी कांवड़ लोगों का ध्यान खींच रही है। तो चलिए देखते हैं सावन के इस महीने में इस साल कांवड़ क्या नया रंग और रूप लेकर आई है। सबसे पहले मिलिए बाइक पर कांवड़ लेकर पहुंची 12 साल की नन्ही शिव भक्त कांवड़िया दीक्षा से। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली दीक्षा हरिद्वार से अपनी मिनी बाइक पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर परिवार के साथ कांवड़ यात्रा कर रही है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पीएम मोदी के वीडियो को हटाए जाने के मामले में माफीनामा भेजा है। माफीनामे के बाद भी मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने के लिए समन किया है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार और मेटा के अधिकारियों के बीच में हाल ही में एक बैठक में सोशल मीडिया साइट्स पर चल रहे CSAM और डीपफेक कंटेंट को लेकर बात की गई। 23 जुलाई को पीएम मोदी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर युवाओं के नाम वीडियो पोस्ट किया था। 28 जुलाई को मेटा ने वीडियो हटा दिया। कुछ देर बाद वीडियो बहाल कर बताई तकनीकी गलती। 28 जुलाई को आईटी मंत्रालय ने मेटा से जवाब मांगा। 4 अगस्त को मेटा के अधिकारी आईटी सचिव S कृष्णन से मिले और सरकार ने चेताया कि ऐसी गलती फिर न हो। 5 अगस्त को संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा। साथ ही मेटा को चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर कानूनी सुरक्षा यानी सेफ हार्बर पर कार्रवाई की जा सकती है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को पाकिस्तान सालों से पचा नहीं पाया है। 5 अगस्त को वो यौम इस्तिहासाल के तौर पर इसे याद करता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार सुबह एक वीडियो संदेश जारी कर अनलगर दावे किए, जिसे शाम होते होते भारत ने दुष्प्रचार फैलाने का एक निरर्थक राजनीतिक प्रयास बताया। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पाक मंत्री की नापाक टिप्पणियों को सिरे से खारिज किया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के इस राजनीतिक प्रपंच और दुष्प्रचार अभियान को खारिज करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक बदलाव पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। इन फैसलों से इस इलाके के लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, उन्हें सुशासन मिला और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई पुलिस विभाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कागजों पर दर्ज 10 कथित फर्जी कर्मचारियों को साल 2019-20 के दौरान करीब 6.41 करोड़ रुपए वेतन के रूप में दे दिए गए। इस पूरे मामले का खुलासा करीब 6 साल बाद हुआ, वो भी तब जब मुंबई पुलिस के विभाग के एक अधिकारी ने इस घोटाले की शिकायत की। शिकायत के अनुसार 10 गैर पुलिस कर्मियों को विभाग का कर्मचारी दिखाकर नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया। पुलिस के अनुसार फर्जी वेतन भुगतान मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ। पहला दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक और दूसरा जून 2020 से सितंबर 2020 तक। दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि जब मृतिका के पिता ने वर्ष 2020 में अपनी ही बेटी की मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया था, तब पुलिस ने केवल आकस्मिक मृत्यु दर्ज कर मामला क्यों सीमित रखा और FIR दर्ज कर विस्तृत जांच क्यों नहीं की। 14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद मृतिका के शरीर पर गंभीर चोटों का उल्लेख क्यों नहीं है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर शरीर पर चोटें होना स्वाभाविक है। हाईकोर्ट में ये सुनवाई जज भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ कर रही थी।
पीठ दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन सवालों के बाद दिशा सालियान के पिता ने मीडिया से बात की और कोर्ट का वक्तव्य बताया। साथ ही आदित्य ठाकरे समेत सभी आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ देश के कई राज्यों से 65 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर 150 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुणे की आलंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन संजय काले के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आलंदी पुलिस स्टेशन के साइबर सेल ने म्यूल अकाउंट के संबंध में जानकारी जुटाना शुरू किया था। इस दौरान पुलिस को खबर मिली कि आरोपी सचिन संजय काले कॉस्मोस बैंक आंधी स्थित अपने बचत खाते का उपयोग ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए मिलने वाली रकम के लिए कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बुधवार देर रात करीब 100 साल पुराना एक जर्जर मकान अचानक भर भराकर गिर पड़ा, जिसमें घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस नाम से कभी कैराना में दहशत फैली, आज वही नाम पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गया। योगी की पुलिस ने कैराना पलायन प्रकरण से जुड़े 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को मुठभेड़ में मार गिराया। फुरकान कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था और हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था।